सीबीएसई क्लास 10 एसएसटी और एसएसटी में हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 21 तक किए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से क्वेश्चन नंबर 31 तक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चंस और बेसिकली यहाँ पर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। मतलब एमसीक्यू के अलावा जो जो क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो हम लोग फिर से 2025 से 2023 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 2025 के क्वेश्चंस करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। आप क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 21 रिवाइज करिएगा। ये हमारी एनसीईआरटी बुक है, इसको भी आप ओपन कर सकते हैं। अपने नोट्स भी आप ले सकते हैं, ले लीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 एक बार देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और उसके बाद मैंने इंग्लिश में, ये बहुत ही सिंपल इंग्लिश में कोशिश किया है कैसे हम लोग आंसर लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएगा, चाहे एमसीक्यू हो, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स। क्वेश्चन हमारे पास है, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेपोलियनिक कोड इन मेकिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रैशनल एंड एफिशिएंट। तो नेपोलियनिक कोड से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमने देखा था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पिछली वीडियो में, तो उसमें नेपोलियनिक वॉर था। तो उसमें जो नेपोलियन ने कंट्रोल पाया था कुछ टेरिटरीज़ का फ्रांस के बाहर, तो वहाँ पर नेपोलियनिक कोड था। इसे हम लोग सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं। ये सब ईयर याद रखिएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने में आपको सहायता मिलेगी। तो हम लोग शुरू कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन से आंसर ले लेंगे थोड़ा सा और फिर कोशिश करेंगे पॉइंट वाइज। मार्किंग स्कीम में भी पॉइंट वाइज है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम लोग 5 पॉइंट्स लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं आंसर पढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन से आंसर लिया है, द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेपोलियनिक कोड इन मेकिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रैशनल एंड एफिशिएंट वर, है ना, वर लगा दिया, पहले की बात हो रही है। तो सबसे पहला हमारे पास क्या था कि बर्थ के बेसिस पर जो भी प्रिविलेजेस मिलते थे पहले के समय में, उसको हटा दिया गया, एबोलिश्ड। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इट एबोलिश्ड, मतलब वो जो कोड था उसने एबोलिश किया। इट एबोलिश्ड ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। सेकेंड हमारे पास है इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो जो लॉ था उसके सामने सारे सिटीजन्स इक्वल थे। तो आप इसको थोड़ा बड़ा भी लिख सकते हैं, इट इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। यहाँ पर मैंने सिर्फ लिखा है इक्वालिटी बिफोर लॉ। थर्ड जो हमारा पॉइंट था, वो पॉइंट क्या था, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, राइट टू प्रॉपर्टी। तो आप पूरा लिख सकते हैं, इट सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी। यहाँ पर मैंने सिर्फ राइट टू प्रॉपर्टी लिखा है। आपको ध्यान होगा ऐसा एक क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आया गया था कि दिए गए फैक्ट्स में से कौन सा ट्रू नहीं है, है ना। फोर्थ में क्या है कि जो फ्यूडल सिस्टम था, उसको भी एबोलिश किया गया। और साथ में जो सर्फडॉम था, है ना, जो वहाँ पर सर्फडॉम था, मजदूरों से काम करवाया जाता था, तो वो भी वहाँ पर एबोलिश किया गया। ठीक है, उन पे जो ड्यूज थे वो सब हटाए गए। और पांचवा हम लोग देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो सिस्टम था उसको इम्प्रूव किया गया। तो ये 5 सिंपल पॉइंट्स में मैंने लिखने की कोशिश की है। आप और इसमें इंग्लिश जोड़ सकते हैं, अपनी तरह से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है। वीडियो के बाद यहाँ पर मैं PDF लगा दूंगा जिसमें आप लैंग्वेज पढ़ सकते हैं क्वेश्चन और आंसर का। तो ये क्वेश्चन 2025 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 और ये क्वेश्चन भी 2025 में 5 मार्क्स का पूछा गया है। इस वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो 2025 में करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आए हैं। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, हाउ वाज लिबरलिज्म एलाइड टू नेशनल यूनिटी इन यूरोप इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी एनालाइज। तो 19th सेंचुरी मतलब 1800 से 1900, उसमें जो लिबरलिज्म था वो नेशनल यूनिटी से कैसे एलाइड था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2025 में 5 मार्क्स का पूछा गया है। तो हमें कनेक्शन बताना है लिबरलिज्म, स्पेलिंग का भी आप ध्यान रखिएगा,
और नेशनल यूनिटी। नेशनल यूनिटी। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन से थोड़ा आंसर लेंगे कि लिबरलिज्म वॉज अलाइड टू नेशनल यूनिटी इन यूरोप इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी। तो एक हमने स्टेटमेंट लिख दिया। उसके बाद हमारा पहला पॉइंट है लिबरलिज्म था क्या। तो फिर से लिबरलिज्म था इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो लिबरलिज्म वॉज इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना, कि लॉ के सामने या लॉ के बिफोर सारे सिटीजन्स क्या है, इक्वल है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है, 5 मार्क्स का है, कोशिश करेंगे हम लोग 5 पॉइंट्स लिखें। दूसरा है लिबरलिज्म मतलब होता था फ्रीडम, हर एक इंडिविजुअल का फ्रीडम, है ना, तो फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, हर एक इंसान के लिए फ्रीडम। तो फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, फ्रीडम किसके लिए, हर एक इंसान के लिए, तो इंडिविजुअल। अगला हमारे पास है थर्ड पॉइंट, और लिबरलिज्म और नेशनल यूनिटी, इसमें क्या था कि ऑटोक्रेसी, जो मोनार्की चल रही थी उनको हटाना था, है ना, तो एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड प्रिविलेजेस बाय बर्थ, जो प्रिविलेज दिए जाते थे हायर क्लासेस को बर्थ पे, उनको हटाना था। तो मोनार्की या ऑटोक्रेसी इसका एंड करना था, और प्रिविलेजेस बाय बर्थ, तो एंड ऑफ किसका किसका एंड, ऑटोक्रेसी का, तो एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड बर्थ, बर्थ पे जो प्रिविलेजेस हमें मिलते थे उसको हटाना था। फोर्थ नंबर अगर हम लोग देखें तो वो था कि वो चाहते थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन आए और जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट के थ्रू चले, ठीक है, तो अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। तो क्या क्या चाहिए था, एक कॉन्स्टिट्यूशन, और जो गवर्नमेंट थी या गवर्नमेंट जो अब होगी वो पार्लियामेंट के थ्रू हो, गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। और 5 मार्क्स का है तो हम लोग एक पॉइंट और लिख लेते हैं कि फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, जो बिजनेस क्लासेस थे, जो इकोनॉमिक स्फीयर था, वो लोग क्या चाहते थे कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं ट्रेड पर उनको हटाया जाए, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स हो, कैपिटल हो, और जो मार्केट्स हैं उनका फ्रीडम हो। तो फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, फ्रीडम किसका, मार्केट्स का, है ना। तो ये सब कुछ बातें हैं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा कि लिबरलिज्म क्या था जो, और कैसे वो नेशनल यूनिटी से अलाइड था, ठीक है। इसका कोशिश किया मैंने सिंपल इंग्लिश में बनाने की, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। हम लोग चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 2025 में 5 मार्क्स का है। पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करेंगे, आप पैराग्राफ भी लिख सकते हैं पर आप पॉइंट वाइज थोड़ा सिस्टमेटिक वे से लिखिएगा तो ज़्यादा सही होगा। अगला हमारे पास जो 24, और ये रिलेटेड है यूनिफिकेशन ऑफ इटली का, या रिवॉल्ट इन इटली, ठीक है। क्वेश्चन है एनालाइज द रोल ऑफ ग्यूसेप्पे माज़्ज़ीनी इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो ग्यूसेप्पे माज़्ज़ीनी जो थे उनका यूनिफिकेशन ऑफ इटली में क्या रोल था, तो हम लोग देखते हैं। फिर से थोड़ा हम लोग आंसर लेंगे क्वेश्चन से। द रोल ऑफ ग्यूसेप्पे माज़्ज़ीनी इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, आप वर्ब भी लिख सकते हैं। इटली के बाद मैंने कॉलन दे दिया, अब हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं। सबसे पहला उनके बारे में बताना है, उनकी क्या सोच थी, 5 पॉइंट्स में कोशिश करते हैं। ये सब मैंने मार्किंग स्कीम के आधार पे बनाए, जो बोर्ड में मार्किंग स्कीम थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से के लिए, जो मार्किंग स्कीम्स में आंसर थे उसमें से मैंने और छोटे करके कोशिश की है इंग्लिश में बनाने की। तो सबसे पहला गिउसेप्पे माज़्ज़ीनी वॉज अ रेवोल्यूशनरी, वो एक रेवोल्यूशनरी थे, या आप इटालियन रेवोल्यूशनरी भी लिख सकते हैं। सो ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशनरी। उसके बाद हम लोग सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं कि ही फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ इटली, है ना, तो वो क्या चाहते थे, फ्रीडम, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ही फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ इटली, एंड आप लिख सकते हैं ही वांटेड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली, ओके। अगला थर्ड हमारे पास है, इसके लिए उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन किया था, और 2 सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन किया था, आप ये ध्यान रख सकते हैं। और ऐसे एक पिक्चर क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, एक पिक्चर दिया रहेगा, जैसे 2025 में एक भारत माता का पिक्चर दिया हुआ था, और उसके बारे में पूछा गया था कि ये जो चित्र है वो किन्होंने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर भारत माता का चित्र है और इनका चित्र किसने बनाया है, ऐसे करके क्वेश्चन था। उसी तरह पहले भी एक इमेज दिया हुआ था और उनके बारे में पूछा गया था कि ये जो पर्सनैलिटी हैं
वो किन्होंने बनाया है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो पर्सनैलिटी है ये कौन है, इनका नाम बताइए, है ना। तो इसलिए जो बुक है हमारे पास हिस्ट्री की, तो उसमें बहुत सारी पिक्चर्स हैं। जैसे एक पिक्चर है जिसमें ग्युत्स्पी मात्ज़ेनी का पिक्चर है और वो साइन कर रहे हैं, ठीक है, वैसा पूछा जा सकता है। और भी डिफरेंट पिक्चर्स हैं, उन पिक्चर्स को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जर्मेनिया फीमेल एलेगरी ऑफ जर्मनी और मैरियन फीमेल एलेगरी ऑफ फ्रांस, इनके भी पिक्चर हैं। तो पिक्चर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो एक बार आप बुक में इनकी पिक्चर्स ज़रूर देखिएगा, है ना, अलग अलग चैप्टर्स के। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ का फॉर्मेशन किया था। तो ही फाउंडेड 2 सीक्रेट सोसाइटीज़। आप नाम ध्यान रखिएगा। पहला का नाम था यंग इटली और दूसरा का नाम था यंग यूरोप, ठीक है, यंग इटली और यंग यूरोप। उसके बाद हमारे पास अगला है 4th पॉइंट, हम लोग देखते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे 5 पॉइंट लिखने का। ही बिलीव दैट नेशंस वर नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। आप इसके बारे में पूरा सेंटेंस पढ़ सकते हैं, उनके बारे में दिया हुआ है बुक में। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है कि उनको क्या मतलब, वो क्या बिलीव करते थे, क्या विश्वास करते थे कि जो नेशंस है जिसमें एक कॉमन आइडेंटिटी के पीपल एक तरफ रहे, है ना, या एक जगह रहे और उनमें कॉमन कल्चर हो, कॉमन लैंग्वेज हो। ये जो नेशन स्टेट था, नेशन जो है वो सोचते थे या वो मानते थे कि ये नेचुरल यूनिट्स है मैनकाइंड की, मतलब जो इंसान है उनको नेशंस में ही रहना चाहिए। इसलिए वो चाहते थे कि इटली भी एक नेशन बन जाए, है ना। सो ही बिलीव दैट नेशंस वर नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। तो जो नेशंस थे वो क्या थे, नेचुरल यूनिट्स थे, नेचुरल यूनिट्स। ओके, तो हमारा 4th पॉइंट हो गया। और यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट ही लिखा है, आप चाहें तो और भी इसके पॉइंट्स लिख सकते हैं कुछ कुछ, पर मैंने यहाँ पर शॉर्ट में 4 ही पॉइंट्स लिखा है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 1 पॉइंट और आप देख कर लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पर पढ़िएगा तो यहाँ पर टॉपिक है द रेवोल्यूशनरी, यहाँ पर उनकी फ़ोटो है, ग्युत्स्पी मात्ज़ेनी एंड द फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बर्न 1833, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर उन्होंने ये लिखा है कि इट हैड टू बी फोर्ज्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर alliance of nations. This unification alone could be the basis of Italian liberty. तो उनका मानना था कि इटालियन लिबर्टी, इटली को फ्रीडम मिलेगी जब वो यूनिफाई होगा, और सिर्फ इसी तरह से उसको फ्रीडम मिल सकती है जब सारे उसके जो इटली नेशंस हैं, तो इटली नेशन के जब सारे लोग एक साथ आए और इटली नेशन का फॉर्मेशन हो, तभी इटली की लिबर्टी होगी। तो आप ये भी 1 पॉइंट लिख सकते हैं। उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। आगे हमारे पास है अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है। तो ये सब अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चन हैं, और हमने पिछली वीडियो में देखा था ये सब टॉपिक से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं, डायरेक्ट भी आता है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली का कौन सा पार्ट किस साल में इंक्लूड हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 में उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है, द 1830s वर कंसिडर्ड एज बिगनिंग ऑफ ग्रेट डिफिकल्टीज इन यूरोप। तो 1830s, तो रेवोल्यूशंस जो थे वो इसी के अराउंड शुरू हो रहे थे, है ना। तो 1830s को बिगनिंग बताया गया, ग्रेट डिफिकल्टीज, बहुत सारी कठिनाइयों की शुरुआत हुई थी इस समय यूरोप में। ऐसा क्यों? एनालाइज द स्टेटमेंट। 2025 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग आंसर में क्वेश्चन का कुछ पार्ट लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट वाइज शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे 5 पॉइंट्स की, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आंसर, द 1830s वर कंसिडर्ड एज बिगनिंग ऑफ ग्रेट डिफिकल्टीज इन यूरोप। ये सेंटेंस हमने क्वेश्चन से लिया। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। सबसे पहला, पॉपुलेशन इंक्रीज। तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का इंक्रीज़ हुआ था इस समय, ठीक है। तो इस समय आते आते तक, है ना, जो यूरोप में पॉपुलेशन थी वो लगभग हर जगह बहुत बढ़ गई थी। तो इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑल ओवर द यूरोप, तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी। और इसके कारण क्या हुआ था, कई जगह अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी नहीं एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन।
तो जो ज़्यादातर कंट्रीज़ थी वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था। सो इन मैनी कंट्रीज़ अनएम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ गया था, इंक्रीज़ हो गया था। उसके बाद थर्ड हमारे पास है कि अब क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ गई थी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा था और लोगों को अपनी फैमिली के लिए, है ना, खुद के लिए कुछ करना भी था, तो उसके लिए क्या हुआ कि जो लोग थे, लोग विलेजेस से सिटीज़ की तरफ आने लगे। ठीक है, तो जो लोग थे वो विलेजेस से कहाँ आने लगे? सिटीज़ की तरफ, है ना, काम की तलाश में। तो विलेजेस से सिटीज़ की तरफ आने लगे, लेकिन वहाँ पर उतनी जगह नहीं थी, तो उन्हें ओवर क्राउडेड स्लम्स में रहना पड़ा। स्लम्स में उन्हें रहना पड़ा सिटीज़ में, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। सो दे लिव्ड इन ओवर क्राउडेड स्लम्स, है ना। तो एक ये पॉइंट हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, है ना। क्वेश्चन है कि इनके कारण डिफ़िकल्टीज बढ़ने लगी थी, पॉपुलेशन इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट होने लगा, तो विलेजेस से सिटीज़ की तरफ लोग आने लगे, तो वहाँ पर जगह उतनी थी नहीं, तो उन्हें ओवर क्राउडेड स्लम्स में रहना पड़ा। और उसके बाद यूरोप में कहीं कहीं पर सर्फडम और फ्यूडल सिस्टम अभी भी मौजूद था। ठीक है, तो इन सम रीजन्स इन यूरोप, तो किसी किसी जगह पे इन सम रीजन्स सर्फडम एंड फ्यूडल सिस्टम वर प्रेजेंट, है ना। सर्फडम भी था, वहाँ पर काम करवाया जाता था सर्व्स को, और फ्यूडल सिस्टम भी था, तो फ्यूडल सिस्टम भी कहीं कहीं पर मौजूद था। और पांचवा पॉइंट क्या है कि उस समय जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था ब्रिटेन में बहुत बढ़ गया था, है ना, वहीं से शुरू हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमें पढ़ना भी है, मतलब हमने पढ़ा है इसी क्लास 10 में ही, हिस्ट्री में। तो वहाँ पर ब्रिटेन में जब मशीन गुड्स बहुत ज़्यादा बनने लगे थे, तो वो कंपटीशन में आ गए थे, और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते थे वो इतना compete नहीं कर पाते थे, क्योंकि मशीन गुड्स में समय भी बहुत कम लगता था और बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते थे, तो प्राइजेस भी कम थी। तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रहे थे मशीन मेड गुड्स से। नेशनलिज्म इन इंडिया उसमें भी ये है कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स ये फेस कर रहे थे कंपटीशन मशीन गुड्स से, मशीन मेड गुड्स। तो अलग अलग जगह से जो मशीन मेड गुड्स आ रहे थे मार्केट में, तो उसके कारण स्मॉल प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रहे थे। मशीन मेड गुड्स बहुत जल्दी भी आ रहे थे, ज़्यादा मात्रा में आ रहे थे, जिसके कारण उनके प्राइजेस भी बहुत कम थे। तो ये हमारे पास कुछ 5 पॉइंट्स हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको और अच्छे से, आप चाहें तो लिख सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज लिखने की कोशिश की है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 फिर से हमारे पास एक अलग टॉपिक से रिलेटेड है, और क्वेश्चन नंबर 26 2025 में ही पूछा गया था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन है, कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन इन 19th सेंचुरी यूरोप। तो 19th सेंचुरी यूरोप जो था उसमें रेवोल्यूशंस भी हुए थे, पर साथ साथ कल्चर का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था नेशनलिज्म या नेशन स्टेट्स, इसकी फीलिंग्स जगाने के लिए लोगों में। कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन इन द 19th सेंचुरी यूरोप। इवेल्युएट द स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ रोमांटिसिज्म। तो अब रोमांटिसिज्म, ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमें बताना है कि कल्चर कैसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशनलिस्ट फीलिंग्स को जगाने में, है ना, नेशन स्टेट्स की फीलिंग को जगाने में। तो रोमांटिसिज्म, तो रोमांटिसिज्म, इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है 2025 5 मार्क्स का। तो सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है इसी को हम लोग आंसर में पहले लिख देते हैं, फिर आंसर हम लोग शुरू करेंगे। तो आंसर, कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन इन द 19th सेंचुरी यूरोप। पहला हमारे पास क्या है कि पहला हम लोग लिख सकते हैं कि ये रोमांटिसिज्म था क्या, तो ये एक कल्चरल मूवमेंट था यूरोप में। तो पहला पॉइंट हो सकता है रोमांटिसिज्म ये था क्या, तो ये एक कल्चरल मूवमेंट था, कल्चरल मूवमेंट था। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या है कि इसमें हुआ क्या था, तो इसमें आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, इनके ज़रिए नेशनल फीलिंग्स को जगाया गया, या ये हेल्प किए थे टू, इट हेल्प टू
डेवलप, है ना, डेवलप करने के लिए, क्या डेवलप करने के लिए, नेशनलिस्ट फीलिंग्स। तो थोड़ा आप इंग्लिश पे ध्यान दे सकते हैं कि आर्ट, पोएट्री और स्टोरीज, आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प टू डेवलप नेशनलिस्ट फीलिंग्स। तीसरा हमारे पास है कि आर्टिस्ट एंड पोएट्स, तो जो आर्टिस्ट थे, पोएट्स थे, वो ज़्यादा किस पे फोकस करते थे, इमोशंस पे, लोगों की फीलिंग्स पे फोकस करते थे। सो आर्टिस्ट एंड पोएट्स फोकस्ड ऑन इमोशंस एंड फीलिंग्स, इमोशंस और फीलिंग्स को ज़्यादा महत्व दिया गया था एज़ कम्पेयर टू साइंस, टेक्नोलॉजी। तो ज़्यादातर जो महत्व दिया गया था आर्टिस्ट और पोएट्स के द्वारा वो था इमोशंस और फीलिंग्स पर, इमोशंस एंड फीलिंग्स। फिर और क्या किया था, तो उन्होंने फोक डांस, ठीक है, एक पर्टिकुलर कल्चर के या पर्टिकुलर एरिया के, रीजन के जो फोक कल्चर थे, है ना, उनकी जो मान्यताएं थी, उनके जो पोएट्रीज थे और उनके जो पारंपरिक गाने थे, डांसेस थे, उनसे डेवलप किया, उनको कलेक्ट किया गया, ठीक है, उनको फिर आगे बढ़ाया गया, सबको बताया गया। तो जो फोक सॉन्ग्स थे, फोक सॉन्ग्स या फोक पोएट्री, फोक डांस, फोक स्टोरीज, इन सब के द्वारा भी नेशनलिस्ट फीलिंग्स को डेवलप किया गया। फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस हेल्प टू डेवलप द नेशनलिस्ट फीलिंग्स। क्योंकि क्वेश्चन ये था कि कल्चर कैसे इंपॉर्टेंट था 19th सेंचुरी यूरोप में टू डेवलप द आइडिया ऑफ द नेशन। ठीक है, ये हमारे पास 4 पॉइंट हो गया। एक पॉइंट हम लोग और देख लेते हैं कि लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। उनकी जो भाषा थी, ठीक है, उसको आगे बढ़ाया गया, भाषा में उनकी बात किया गया, है ना। तो लैंग्वेज ऑल्सो हेल्प टू डेवलप नेशनलिस्ट फीलिंग्स। तो लैंग्वेज ने भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशनलिस्ट फीलिंग्स को बढ़ाने में। सो लैंग्वेज हेल्प टू डेवलप नेशनलिस्ट फीलिंग्स। तो ये 5 पॉइंट थे। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 26 था हमारा। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 फिर से एक अलग टॉपिक है हमारा। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने बाल्कन्स के विषय में कुछ बात की थी और MCQs में भी कुछ क्वेश्चन आए थे। एक असर्शन रीजन क्वेश्चन भी शायद आया था, आप देख सकते हैं। तो हम लोग उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास क्या है, तो एक स्टेटमेंट दी हुई है। The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkans. Evaluate the statement in context of Slavic movement. ठीक है, जो स्लाविक मूवमेंट था उसके कंटेक्स्ट में हमें बताना है। तो यूरोप आफ्टर 1871, यूरोप आफ्टर 1871, तो 1870 में जर्मनी और इटली दोनों का यूनिफिकेशन हो गया था। और यहाँ पर 1871 के बाद जो यूरोप था उसमें हमें बताना है कि बाल्कन्स में जो नेशनलिस्ट टेंशन, ये कैसे, सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन कैसे था। तो सबसे पहले हम लोग आंसर ले लेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है उसी से आंसर ले लेंगे। आंसर हमारे पास है The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkans। और इसमें हमारे पास 5 पॉइंट्स है। तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि आज जो स्लाविक मूवमेंट है उसमें जो स्लाव्स थे वो कौन थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं द पीपल लिविंग इन द बाल्कन्स वर कॉल्ड स्लैव्स, है ना। आप एक बार प्रोनाउंसिएशन इसका देख सकते हैं, SLAVS। तो जो पीपल थे बाल्कन्स एरिया में अलग अलग कल्चर के पीपल रहते थे। ठीक है, तो उन सब को मिला के स्लैव्स कहा जाता था। तो द पीपल लिविंग इन द बाल्कन्स वर कॉल्ड स्लाव्स। अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, तो जो बाल्कन था उसका जो एक मेजर पार्ट था, ठीक है, तो यहाँ पर जो पीपल थे उनको स्लाव्स कहा जाता था। और जो सेकंड थे कि ये जो बाल्कन रीजन था वो किसके कंट्रोल में था, जो लार्ज पार्ट था बाल्कन रीजन्स का वो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। स्पेलिंग थोड़ा आप देख लीजिएगा।
ऑटोमन एम्पायर। ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा गया है, हमने देखा था। अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन्स वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। तीसरा, फिर क्या हुआ, तो ये जो जितने भी आइडेंटिटीज़ के पीपल थे बाल्कन्स में, वो चाहते थे इंडिपेंडेंट होना, क्योंकि वहाँ पर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो गया था, इटली हो गया था, और वहाँ पर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स होते थे, और सब अलग मतलब अपना एक नेशन फॉर्म करना चाहते थे। तो ये जो स्लाव्स थे वो भी चाहते थे अपना अलग एक नेशन फॉर्म करना अपने फ्रीडम के लिए, क्योंकि वो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे। तो यहाँ पर बाल्कन्स में रोमांटिसिज्म स्प्रेड हुआ। रोमांटिसिज्म मतलब इसका अर्थ इतने, जैसे ग्रीक में हमने देखा था, तो रोमांटिसिज्म मतलब नेशनलिस्ट फीलिंग्स को बढ़ाया गया। पोएट्स आर्टिस्ट, आर्ट, पोएट्री, म्यूज़िक, डांस, स्टोरीज, उनके अंदर राष्ट्रीय जो भावनाएं हैं वो जगाई गई। ठीक है, तो इसके कारण जो बाल्कन्स हैं वो इंडिपेंडेंस चाहते थे, औरों की तरह वो भी चाहते थे कि वो भी इंडिपेंडेंट हो। सो दे वांटेड इंडिपेंडेंस। ठीक है, और इसी कारण जो बाल्कन एरिया है वो धीरे धीरे रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बनता गया। रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एक और पॉइंट आप चाहे लिख सकते हैं, उससे 5 पॉइंट हो गया। और धीरे धीरे फिर वो ज़्यादा टेरिटरी भी चाहते थे, ज़्यादा स्पेस चाहते थे। जो अलग अलग बाल्कन्स के स्टेट थे वो चाहते थे उन्हें ज़्यादा टेरिटरी मिले और फिर ज़्यादा स्पेस मिले, जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते गया और धीरे धीरे यही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था आगे चल के, है ना। मतलब ये वो कंडीशंस पैदा धीरे धीरे करता गया और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तो यहाँ पर ये हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं। मैं एक बार इसको शो कर दूंगा, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। मैंने कोशिश की बहुत ही शॉर्ट में करने की, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास रिलेटेड है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो सबसे पहले जो रेवोल्यूशन हुआ था, है ना, आइडिया ऑफ नेशन स्टेट, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन था। तो क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि हाउ डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्प्रेड द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एक्सप्लेन विथ सूटेबल एग्जाम आर्ग्यूमेंट्स। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसने कैसे नेशनलिज्म को फिर स्प्रेड किया था पूरे यूरोप में, इसे हमें सूटेबल आर्ग्यूमेंट्स के साथ बताना है। 2025 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से एक लाइन लेंगे, फिर हम लोग 5 पॉइंट्स में बताने की कोशिश करेंगे। तो आंसर, द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्प्रेडेड द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हमारे पास है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसने किस तरह से आइडिया या फिर स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म को पूरे यूरोप में स्प्रेड किया। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो उन्होंने है, जो मोनार्की है उसको एंड किया। मतलब एक तरह से मोनार्की से पावर ले ली। मतलब जो मोनार्की था अब उसके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं था, पावर का ट्रांसफ़र हो गया कहाँ, एक कंस्टिट्यूएंट हम लोग कह सकते हैं असेंबली में, असेंबली ऑफ पीपल। ठीक है, जो असेंबली फॉर्म हुई थी, तो जो पावर है उसका ट्रांसफ़र हुआ। तो पावर का ट्रांसफ़र हुआ था। पहले मोनार्की के पास एब्सोल्यूट पावर थी, अब मोनार्की के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। अब पावर का ट्रांसफ़र हुआ कहाँ से कहाँ, तो मोनार्की से पावर का ट्रांसफ़र हुआ असेंबली में। असेंबली मतलब असेंबली ऑफ पीपल। ठीक है, इसके बारे में आप क्लास 9th में भी थोड़ा सा देख सकते हैं, उसमें भी अच्छे से बताया गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के विषय में। सेकेंड हमारे पास क्या है कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन कुछ कुछ आइडियाज़ लाया। कैसे आइडियाज़, तो जैसे आइडिया हो गया लिबर्टी का, फ्रीडम का, इक्वालिटी का, ये आइडियाज़ भी फ्रेंच रेवोल्यूशन में आए। जैसे आइडिया ऑफ लिबर्टी, है ना, और उसके बाद फ्रीडम के बाद हमारे पास आया इक्वालिटी। उसके बाद हमारे पास थर्ड है कि व्हेन द न्यूज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन रीच्ड द डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन और इसके आइडियाज़ जब बाकी यूरोप में स्प्रेड हुए तो वहाँ पर भी क्लब्स का फॉर्मेशन हुआ। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में जैकोबिन क्लब्स का फॉर्मेशन हुआ था, तो वहाँ भी जैकोबिन क्लब्स का फॉर्मेशन हुआ। वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए, वो लोग बात करने लगे क्या ये जो नीति है
वो सही है या नहीं है, डिस्कस करने लगे कि क्या क्या देश में हो रहा है, क्या क्या लॉज आ रहे हैं, सही है नहीं है, हमारे हित में है नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स हुए, डिबेट्स हुए। तो जैकोबिन क्लब्स का फॉर्मेशन हुआ, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय है ना, उससे पहले जैकोबिन क्लब्स का फॉर्मेशन होता था। वैसे ही जब आइडियाज़ या फिर ये न्यूज़ स्प्रेड हुए पूरे यूरोप में, तो वहाँ पर भी अलग अलग सिटीज़ में जैकोबिन क्लब्स का फॉर्मेशन हुआ, जहाँ पर स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए, मिडिल क्लास के लोग इकट्ठा हुए, वो लोग बातें किए, डिबेट किए, क्या सही है क्या गलत है, नीति लॉज के विषय में। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब पॉइंट नंबर 4 की तरफ। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रॉट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। तो जो पहला क्लियर आइडिया था नेशन का, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आया था। तो जैसे लिबर्टी, फ्रीडम और इक्वलिटी के आइडियाज़ थे, वैसे ही था आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, नेशन स्टेट्स का आइडिया, नेशनलिज्म। तो इसका आइडिया आया। अगला हम लोग देखते हैं। और उसके बाद जो फ्रेंच आर्मीज़ थी वो अब्रॉड भी गई है ना, नेपोलियनिक वॉर्स हुए, फिर नेपोलियन ने जो टेरिटरीज की वहाँ पर सिविल कोड आया, ठीक है। तो ऐसे करते करते फिर आगे बढ़ी बात। तो द फ्रेंच आर्मीज़ मूव्ड अब्रॉड, ठीक है। तो जब फ्रांस में आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी स्प्रेड हुआ, तो फिर जो फ्रेंच की आर्मीज़ थी वो फ्रांस के बाहर भी गई, यूरोप में ये सब आइडियाज़ को स्प्रेड करने। तो जो फ्रेंच आर्मीज़ थी, तो फ्रेंच आर्मीज अब्रॉड गई, बाहर गई, टू स्प्रेड द आइडिया। किस लिए गई? तो स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। द फ्रेंच आर्मीज मूव्ड अब्रॉड टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। तो ये हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कैसे एक नेशनलिज्म की स्पिरिट पूरे यूरोप में जगाई, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास क्या है? तो ये रिलेटेड है ग्रीक फ्रीडम, है ना, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थे, उससे रिलेटेड है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। एमसीक्यू में भी हमने देखा था, इन सब के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे फिलोसोफर, उनके विषय में बोला गया था, जोहान गॉटफ्रीड, है ना, उनके बारे में पूछा गया था। रोमांटिसिज्म कौन सा स्कूल ऑफ थॉट था। तो ये सब इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में भी। फिर जैसे ये सब अभी हम 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, इन सब में ये सब इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, हाउ डिड द ग्रीक फ्रीडम स्ट्रगल अराउज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स इन यूरोप, एक्सप्लेन विद सुइटेबल आर्ग्यूमेंट्स। तो जो ग्रीक फ्रीडम स्ट्रगल है, ग्रीक फ्रीडम स्ट्रगल है, तो ग्रीक फ्रीडम स्ट्रगल कैसे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को यूरोप में जगाया, अराउज किया, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे द ग्रीक फ्रीडम स्ट्रगल अराउज्ड, क्योंकि वहाँ डिड था तो उसके संग हमारा अराउज आया फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर जब हम लोग डिड हटाएंगे आंसर में, तो हमें पास्ट फॉर्म का यूज़ करना है ना, ये सब कुछ आप ध्यान रख सकते हैं। तो द ग्रीक फ्रीडम स्ट्रगल अराउज्ड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स इन यूरोप, ओके। अब कैसे? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ पॉइंट्स में, 5 पॉइंट्स की कोशिश करेंगे। पहला हमारे पास है ग्रीस वॉज अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। तो ग्रीस कंट्री हो गई और ग्रीक उनमें रहने वाले हो गए। तो जो ग्रीस हमारे पास था वो किसका पार्ट था? तो ग्रीस पार्ट था ऑटोमन एम्पायर का, ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। फिर जो ग्रीस है वहाँ पर नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ ग्रीस में, जिसके कारण ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1821 में बिगिन हुआ, और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आए थे ये, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो नेशनलिज्म स्प्रेडेड इन ग्रीस, द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिगेन इन 1821। थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं कि रोमांटिसिज्म मतलब होता क्या है कि कल्चर, आर्ट, म्यूज़िक, इन सब के द्वारा लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग्स को जगाया जाए, डेवलप किया जाए। तो रोमांटिसिज्म स्प्रेडेड इन ग्रीस, पोएट्स एंड आर्टिस्ट, जो पोएट्स थे और जो आर्टिस्ट्स थे वो सपोर्ट किए और हेल्प किए ग्रीक लोगों को। सो पोएट्स एंड आर्टिस्ट सपोर्टेड एंड हेल्प्ड ग्रीक्स, है ना। 4th नंबर हम लोग देखते हैं। 4th नंबर हमारे पास क्या है?
आर्टिस्ट एंड पोएट्स फोकस्ड ऑन इमोशंस एंड फीलिंग्स। आपको ध्यान होगा तो ऐसा एक और क्वेश्चन हमारे पास था, उसी से मैंने पॉइंट लिया है। क्वेश्चन नंबर 26, कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन इन 19th सेंचुरी यूरोप। तो उसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन जो आंसर या कॉन्सेप्ट वो सिमिलर हो सकते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। फोर्थ हमारे पास क्या है, आर्टिस्ट एंड पोएट्स फोकस्ड ऑन इमोशंस एंड फीलिंग्स। तो जो इमोशंस और फीलिंग्स थे उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है ना, इमोशंस एंड फीलिंग्स। और 5 नंबर हमारे पास क्या है, फोक सॉन्ग्स। फिर से वही वाला पॉइंट है, फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक स्टोरीज। आप फोक डांसेस भी लिख सकते हैं जैसे लिखा था। सो फोक सॉन्ग्स है ना, फोक पोएट्री एंड फोक स्टोरीज हेल्प टू डेवलप द नेशनलिस्ट फीलिंग्स। ठीक है, तो ये नेशनलिस्ट फीलिंग्स को बढ़ाने में या डेवलप करने में मदद किए थे ग्रीक फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये 5 पॉइंट्स हमारे पास हैं, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 30 है, हाउ डिड द टेंशन इन द बाल्कन रीजन लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, टेंशन इन बाल्कन मतलब कि क्या है, यूरोप आफ्टर 1871। टेंशन इन बाल्कन, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो पहले हम लोग आंसर ले लेंगे क्वेश्चन से, द टेंशन इन द बाल्कन रीजन लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उसके बाद ये सिमिलर क्वेश्चन 27 है, उसके आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। एक पॉइंट और आप लिख सकते हैं कि द डिफरेंट बाल्कन स्टेट्स वांटेड डिफरेंट, मतलब वांटेड मोर टेरिटरीज, दे वांटेड टू गेन मोर टेरिटरीज, मोर स्पेस, एंड द कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज्ड विच फाइनली लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड। ऐसे करके आप लिख सकते हो। मैंने जो 5 पॉइंट्स थे क्वेश्चन नंबर 27 के, उसको भी लिख लीजिएगा, पर स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन के हिसाब से सेंटेंस लीजिएगा, बाकी पॉइंट्स आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो का रखेंगे, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं, हाउ वॉज द ब्रिटिश नेशन क्रिएटेड। ये फिर से हमारे पास अलग टॉपिक है, ब्रिटिश नेशन। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, और जो स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, उससे जो रिलेटेड एक टॉपिक है, उसमें जो ब्रिटिश नेशन का फॉर्मेशन हुआ था उसके विषय में हमें ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन 2025 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। क्वेश्चन है, हाउ वाज द ब्रिटिश नेशन क्रिएटेड, एक्सप्लेन। आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आंसर मैंने डायरेक्ट पॉइंट से लिया है, क्वेश्चन से आप चाहें तो कुछ ले सकते थे, पर मैंने यहाँ पर डायरेक्ट फर्स्ट पॉइंट से आंसर लिखना शुरू किया। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा कोई ब्रिटिश नेशन था नहीं। अगर आप पढ़िएगा वहाँ पर, तो वहाँ लिखा है कि अर्लियर देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन। तो पहले वहाँ पर कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था। वहाँ पे जो लोग थे उनकी अलग अलग आइडेंटिटीज़ थी, जैसे इंग्लिश पीपल थे, वेल्श पीपल थे, उसके बाद स्कॉट पीपल थे, आयरिश पीपल थे, तो अलग अलग आइडेंटिटीज़ थी। तो पहला पॉइंट हम लोग यही लिख सकते हैं कि पहले जो ब्रिटिश नेशन था वो पहले ब्रिटिश नेशन नहीं था। जो पीपल थे वो क्या थे, इंग्लिश है ना, वेल्श, स्कॉट और आयरिश। ठीक है, ये 4 थे। उसके बाद क्या हुआ कि सेकंड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि इन जो डिफरेंट पीपल्स थे उनके डिफरेंट कल्चर्स थे। सो डिफरेंट पीपल हैड डिफरेंट कल्चर्स। ओके, थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जो इंग्लिश नेशन था, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो इंग्लिश नेशन है इसके जो पीपल थे उनके पास ज़्यादा पावर और ज़्यादा वेल्थ है, जिसके कारण वो डोमिनेंट हो गए। तो जो इंग्लिश था, इंग्लिश नेशन, वो पावरफुल हो गया, धीरे धीरे और वेल्दी हो गया, जिसके कारण ये और डोमिनेंट हो गया। तो डोमिनेंट होने के कारण इंग्लिश नेशन ने बाकी जो पीपल थे उन पे अपना इन्फ्लुएंस किया या इम्पोज किया। ठीक है, तो फिर फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। तो सबसे पहले हमारे पास है 1707 द एक्ट ऑफ यूनियन। आपको ध्यान होगा एक एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आ चुका है ना, हमने देखा था पिछली वीडियो में। तो द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आ सकते हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। तो एक्ट ऑफ यूनियन में इंग्लैंड,
इंग्लिश और स्कॉटलैंड, है ना। तो ये हुआ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच, और दोनों को मिला के फॉर्म हुआ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसका फॉर्मेशन हुआ किनके बीच? तो इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड। तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच फॉर्मेशन हुआ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और 5 नंबर हम लोग देख सकते हैं कि 1801, है ना, 1801 में फिर आयरलैंड को भी ज्वाइन कर लिया गया था। आयरलैंड वाज इंक्लूडेड इन द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। आयरलैंड को भी जोड़ लिया गया 1801 में, और इसके बाद फिर ब्रिटिश नेशन का फॉर्मेशन हुआ। तो ब्रिटिश नेशन का फिर फाइनली फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 31 तक हमने किया। अब हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, 2025 के किए थे। अगली वीडियो में और भी ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, 2024 के करेंगे, 2023 के करेंगे, और फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। आप इनको रिवाइज करते रहिएगा। सैम्पल पेपर्स अलग अलग जगह से आप अलग अलग क्वेश्चन नए नए तरह के आप देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा अलग अलग जगह से। आप बुक भी रीडिंग करते रहिएगा ना, नोट्स बनाते रहिएगा, शॉर्ट नोट्स। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे क्लास 10 SST हिस्ट्री चैप्टर 1 में आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग कुछ नोट्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान से आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक बार आंसर में इतना पार्ट ले लेते हैं और वर्ड लगा दिए, पहले की बात हो रही है। ये 5 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, आप इनको देख लीजिएगा। शॉर्ट में सिंपल लैंग्वेज में मार्किंग स्कीम से लिखने की कोशिश की है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में भी मैंने क्वेश्चन से थोड़ा सा आंसर ले लिया। पहले लिबरलिज्म, और उसके बाद वॉज आ जाएगा लिखते समय इधर, और यहाँ से 19th सेंचुरी तक। फिर मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज शुरू किया है, तो आप इसको देख लीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है रोल ऑफ गिस्पी मज्जीनी इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो यहाँ से यहाँ तक लाइन ले ली है, और उसके बाद यहाँ कोलन लगा के यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं। आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड लग रहा हो, या फिर आपको 4 में ही मतलब हो पा रहा है, तो कम से कम 4 पॉइंट ज़रूर लिखिएगा। आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा। 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, जितने भी आप लिख पाएँ उतने ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें भी ये स्टेटमेंट है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक की स्टेटमेंट तो मैंने वापस लिख दी है यहाँ पर, और उसके बाद ये 5 पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, इनको आप देख सकते हैं। अगर आपको और शॉर्ट करना है, आप इसमें से और शॉर्ट कर सकते हैं अपनी तरह से। आपको थोड़ा लॉन्ग करना है, कुछ वर्ड्स जोड़ने हैं, हटाने हैं, आपको जैसा करना है, आपका आंसर है, आप इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है। तो फिर से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो मैंने स्टेटमेंट ले ली है। उसके बाद 5 मार्क्स का है, तो यहाँ कोशिश की है 5 पॉइंट्स में दिखाएं। मार्किंग स्कीम में और भी पॉइंट्स थे, आप वहाँ से भी अपने पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। तो फिर से यहाँ तक तो मैंने आंसर ले लिया है ना, स्टेटमेंट लिख दी है, और उसके बाद यहाँ पर 5 पॉइंट से मैंने एक्सप्लेन किया है। शॉर्ट और सिंपल रखने की कोशिश की है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे स्प्रेड किया था, स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। 2025 5 मार्क्स। तो यहाँ से यहाँ तक फिर से स्टेटमेंट लिख दी है, और उसके बाद यहाँ पर ये 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है। आप इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक स्टेटमेंट लिख दी है, और उसके बाद यहाँ पर मैंने 5 पॉइंट्स लिख दिए। अब यहाँ के जो ये पॉइंट्स हैं उनको मैंने अलग क्वेश्चन में भी लिखा है। तो ऐसे आप पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, और थोड़ा सा उसको आप चेंज करके, घुमा कर, या फिर अपनी लैंग्वेज में अलग अलग जगह भी लिख सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आप पहचान जाएंगे ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो आंसर भी वैसा ही होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है। तो ये क्वेश्चन 27 से था जैसा है। तो द टेंशन यहाँ से मैंने शुरू किया है, ठीक है। यहाँ लीड है तो लेड लिख दिया मैंने, क्योंकि लीड हटा दिया है। तो द से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, और फिर नंबर 1 क्वेश्चन 27, तो फिर यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, हाउ वाज द ब्रिटिश नेशन क्रिएटेड, एक्सप्लेन। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन से नहीं लिया आंसर, डायरेक्ट पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। 3, 4th पॉइंट और 5 पॉइंट।
है ना। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा हमसे कट ना हो, है ना, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग हम लोग ना करें। पहले कंसंट्रेशन करेंगे और अगर कहीं पर कट करना हो तो एक सिंपल कट सही रहेगा। बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग करना या बहुत ज़्यादा कट करना हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। एक सिंपल से फिर हम लोग सही सही लिख देंगे, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 से कंटिन्यू करेंगे और इसी तरह धीरे धीरे CBSE क्लास 10 SST हिस्ट्री चैप्टर 1 में आगे बढ़ेंगे।